दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुमित के आर त्यागी और आज न्यूरो योगी की तरफ से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने एक बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट जिसपे मेरे साथ हिंदुस्तान के एक बहुत जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है श्री कपिल सैली साहब। और विषय पे आने से पहले बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका हमारे न्यूरो योगी के मंच पर। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। जी। कपिल जी मेरे मित्र भी हैं और एक बहुत ही जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और हजारों बच्चों को करियर काउंसलिंग कर चुके हैं और कई ऐसे लोग जो अपने करियर के किसी भी मोड़ या दौर में पहुंचे हों और उन्हें लगता है कि शायद वो सही करियर में नहीं है, ऐसे लोग भी कपिल सैली साहब के पास आते रहे हैं और एक सही दिशा को उन्होंने पाया है। तो मैं सबसे पहले कपिल जी जानना चाहूंगा आपके बारे में। मैं तो जानता हूँ काफी कुछ, लेकिन हमारे दर्शक भी जान पाए। कपिल सैली साहब बताइए अपने बारे में। तो जैसा कि बाय क्वालिफिकेशन मैंने पहले बीएससी किया था कॉलेज से। जी। उस दौर में इंजीनियरिंग में कहीं एडमिशन नहीं हो पाई। फिर उसके बाद बीएससी करने के बाद फिर मैंने बीई ज्वाइन की। फिर मैंने करीब करीब 20 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की होगी। और उसी दौरान मैंने मास्टर्स इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट किया। और ये मेरा जो एजुकेशन का पीरियड था, इस दौर में या तो मैं मेरिट होल्डर होता था या मैं मिड लेवल पे आता था। हमेशा ये जो अप्स एंड डाउन्स थी, ये वाला जो ग्राफ था, ये बहुत अप होता था या बहुत डाउन होता था। और सिमिलर कंडीशंस मेरी करियर के अंदर भी रही कि या तो बहुत अप होएगा या बहुत डाउन होएगा। मैंने अपना करियर एज अ सेल्स इंजीनियर शुरू किया था। और मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी, वो एज अ कंट्री हेड थी अब्रॉड में। तो मैंने उस टाइम इंडियन कंपनी को ज्वाइन किया था। मेरी जॉब लोकेशन इजिप्ट में थी, कायरो। और आई वाज मैनेजिंग कंपनी प्रोफाइल, कंपनी बिजनेस फॉर 4 कंट्रीज। तो ये मेरा जो पिछला जो करियर है न्यूमरोलॉजी में आने का। अब इसमें क्या था कि वो जो दौर ऐसा था मेरा कि जिसमें अप्स एंड डाउन्स को दिखते-दिखते मैं बहुत से एक्सपर्ट्स के पास जाता था। और जितने भी टीवी पे आने वाले बड़े-बड़े मास्टर से मैं सबसे मुलाकात की मैंने उस दौर में। और मेरे को वो सॉल्यूशंस देते थे, मैं उन सॉल्यूशंस को फॉलो करता था। कभी वो काम आते थे, कभी काम नहीं आते थे। अल्टीमेटली फिर मैं इन सब चीज़ों से बहुत फेड अप हो गया। मैंने अपने आस-पास इस सब चीज़ों को देखा कि सोसाइटी के अंदर 70% से ज़्यादा लोग वो काम कर रहे हैं, जिसको वो कभी करना चाहते ही नहीं थे। आती नहीं थी। जी, बिल्कुल सही कहा। ठीक है? तो ये सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए अपने करियर को लेके चलता गया। जी। जी। तो ये मेरा पिछला जो मेरा करियर था न्यूमरोलॉजी में आने से पहले का, तो ये मेरे सारे चल गया। आपकी इस बात से जब पर्सनल लाइफ से न्यूमरोलॉजी की तरफ आपका रुख हुआ, मुझे याद आया एक बहुत अच्छा मैंने कहीं पे एक लिखा हुआ पढ़ा था कोट कि इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड आई वुड वांट टू ऐड, यू आर वेस्टिंग नॉट ओनली योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ एज वेल। हर सांस, एग्ज़ैक्टली। हर सेकंड वक्त को, टाइम को और लाइफ को अगर आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सही प्रोफेशन में नहीं हो। कपिल जी आगे बढ़ते हुए आपकी इस जर्नी को मैं अब उस दौर में ले जाता हूँ जब न्यूमरोलॉजी को आपने चुना। और न्यूमरोलॉजी में मैं देखता हूँ आज हजारों लाखों लोग हैं जो इसके एस्पिरेंट भी हैं और इसके एक्सपर्ट भी हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। आपने किस उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ली जो, और आपने क्यों ली? ये भी एक सोचने का विषय है कि आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, मैं जानता हूँ, लेकिन दर्शक भी जान पाए उसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, जैसा मैंने कहा कि मैंने देखा सोसाइटी में अपने आस-पास कि मोर देन 70% लोग वो काम कर रहे हैं, जो वो कभी काम को करना नहीं चाहते थे। बस या मजबूरी में जॉइन किया या इन्फ्लुएंस में आके जॉइन किया या पैरेंटल बिज़नेस है उसी को आगे लेके चलना। तो ऐसा क्यों होता है? उससे सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। जब हम किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ जाके अगर फीलिंग आती है कि मैं ये काम के लिए नहीं बना हूँ या मेरे अंदर पोटेंशियल कुछ और है, मैं कुछ और कर सकता हूँ।
तो क्यों ना मैं इस न्यूमरोलॉजी के सब्जेक्ट को करियर के साथ कनेक्ट करूँ कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट करियर फॉर एवरी पर्सन। यही चीज मैंने बच्चों पे अप्लाई की कि बच्चे एजुकेशन तो ले ली, लेकिन एजुकेशन लेने के बावजूद उनकी प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं होती। अगर प्लेसमेंट हो गई है तो वहां वो अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाते। अब किसी बच्चे ने अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर ली, स्टूडेंटशिप में पता है कि पढ़ाई करनी है, स्टडीज होनी होनी है, उसने बी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं की, कुछ और कर लिया, बीकॉम कर ली, बीए कर ली। मैंने कई बार किसी से पूछा कि आपने बीई का इस्तेमाल नहीं किया, कहते ग्रेजुएशन करनी थी, बीए बीकॉम बीएससी नहीं की, बीई कर ली। तो इसका कोई फायदा नहीं। तो फर्स्ट चार्ट जो है ये पूरा इंडिकेट कर देता है कि आपके लिए क्या एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग की कौन सी फील्ड या कौन सी ब्रांच को ज्वाइन करें। मेडिकल अगर आपने कर लिया है तो आपकी मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका प्रोडक्ट लाइन क्या होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे बन सकते हैं, या आप इंडस्ट्री लगा के बहुत अच्छा बन सकते हैं, या आप इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो मैंने इन सब चीजों को फोकस रखा क्योंकि मैं इन सब चीजों का खुद मारा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले अप्लाई तो अपने बर्थ चार्ट पे किया कि मेरे लिए सबसे सूटेबल चीज क्या है। और मैंने अपने 20 साल इतने अप्स एंड डाउन के साथ देखे थे, स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अब उसको स्टेबल करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को वैल्यूएट करके देखा कि मुझे कहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो मेरा जो भी बर्थ चार्ट आपने तो खैर देखा हुआ है, तो मेरे बर्थ चार्ट के अंदर इस तरह के इंडिकेशन थी कि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ पब्लिक के साथ। अब पब्लिक के साथ सेल्स एंड मार्केटिंग में भी कनेक्ट कर दे, बट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी है, मैं खुद करना चाहता हूँ। और मेरे को इस प्रोफेशन में आके इतनी सेटिस्फेक्शन रही है कि मैं एक सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी और वास्तु पकड़ के चला हूं और कई सालों से एक ही फील्ड में अंदर हूँ। मैंने उसके बाद कभी लेफ्ट राइट नहीं किया क्योंकि न्यूमरोलॉजी ये और मेरा वास्तु, पैशन बन गया था। हाँ, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। पैशन को मैंने प्रोफेशन बना लिया। और उसके बाद न्यूमरोलॉजी के अंदर फिर जब मेरे पास खुद ही चल के कुछ लोग आए कि हमें सिखाओ, जबकि मैंने कभी किसी को नहीं कहा था। उन्होंने एक, कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और हजारों बच्चे हैं जिनको मैंने कम से कम कंसल्टेशन दी होगी, जो आज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस हो चुके हैं। कईयों के चलते हुए काम डाइवर्सिफाई हुए हैं कि कर कुछ और रहे थे, आज कुछ और जगह पे है। दे आर प्लेस एट गुड प्लेस, उनके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छी इंडस्ट्री चल रही है। तो मैंने अपना फोकस सिर्फ करियर और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर रखा कि बर्थ चार्ट के साथ उनको इंडिकेट किया जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिले, काउंसलिंग मिले और इनको आगे बढ़ाया जाए। बर्थ चार्ट का जिक्र आपने किया तो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आप बर्थ चार्ट मतलब न्यूमरोलॉजी वाले चार्ट की बात कर रहे हैं, हाँ जी, आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के वाले बर्थ चार्ट। चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। जी, हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। कपिल जी, इससे पहले कि हम अपने उन एग्जाम्पल्स पे आए, उन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे आए, और आप लेके भी आए हैं, पीपीटी भी हम प्रेजेंट करेंगे अपने दर्शकों के लिए। आप मुझे बताना चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट किस एज में इन पर्टिकुलर अपने करियर के लिए आपसे गाइडेंस ले सकता है और ले पाया है, और कैसे, एट व्हाट स्टेज एंड व्हाट लेवल दे शुड कम, दे शुड टेक कंसल्टेशन, बिकॉज पीपल में से कि क्या जरूरत है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, और पेरेंट्स का कई बार दबाव है, रिलेटिव्स का, या सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं कि एक ऑनरेबल डेकोरेटेड करियर लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और वट एवर लाइक, ये ऑप्ट करना चाहिए। तो ऐसे में उस देखिए, स्टूडेंट को और उसके पेरेंट्स को सही गाइडेंस आप कैसे दे पाते हैं? वो कुछ पैरामीटर बता पाएंगे कि बर्थ में आप क्या चीज देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? मैं जब भी किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को वैल्यूएट करना होता है, कंसल्टेशन होती है, मैं सबसे पहले बच्चे से खुद बात करता हूँ। जी। मैं कभी ये नहीं आ गया कि मेरे पास सिर्फ पेरेंट्स आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे को साथ लेके आओ। मैं पहले बच्चे से बात करता हूँ कि बच्चे के मन को टटोलता हूँ कि उसके बच्चे के मन में क्या है। पहले उसके जो डेट ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट बनेगा उसको उसके साथ वेरीफाई करूंगा। बच्चे की मन की बात को वेरीफाई करूंगा बर्थ चार्ट के साथ। जी। उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे मेरे पास इंडिपेंडेंट भी आते हैं, पेरेंट्स के साथ भी आते हैं। अगर कोई बच्चा इंडिपेंडेंट आता है उसको फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। पेरेंट्स के साथ आते हैं तो मैं बिल्कुल उनके बर्थ चार्ट के साथ उसके पहले जो मन की सोच है उसको वेरीफाई करूंगा। अगर वो कहीं मैच कर गई तो इसका मतलब उसके मन की सोच क्या है, वो पैशन है उसका। अगर वो मैच कर गई मैं वहीं पे स्टैम्प कर दूंगा। अदरवाइज अगर वो बच्चा कंफ्यूज्ड है तो उसके बर्थ चार्ट के अंदर जो चीजें अवेलेबल होती हैं
जिन जिनका रेफरेंस वहां पे नजर आ रहा है उसको प्रॉपर वे में गाइड करूंगा। क्योंकि देखिए मैं खुद एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, मैंने सारी एजुकेशन स्ट्रीम देखी हुई है। तो मुझे किसी भी छोटे बच्चे को समझाना बड़ा आसान होता है, स्पेशली जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड में होता है। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, 10th के बाद 11th में आके उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो 10th में ही बच्चे का माइंड अपना मेकअप करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी पहले अपनी वैल्यूज, अपने इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी रहता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को। तो वहां पे जो पहला हमारा स्टेप होता है कि बच्चे को अगर गाइडेंस चाहिए तो 10th स्टैंडर्ड के ऊपर हम सबसे पहले फोकस करते हैं। ठीक है। कपिल जी, लेट अस कम टू दी पीपीटी यू प्रिपेयर्ड, आपने जो बनाई हुई है, हाँ और जी, एग्जाम्पल के साथ ही किस तरह से एक राइट टाइम पे अप्रोप्रिएट गाइडेंस जो है एक बेस्ट करियर हाँ जी, ऑप्शन दिला सकती है। लेट अस ओपन दिस पीपीटी जो आपकी तरफ से न्यूमरोलॉजी एजुकेशन करियर पे आई है। एंड हाँ जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कपिल जी ने जो ऑप्शन दिया है वो बच्चे यूज कर सकते हैं, कि अगर बच्चे खुद आ रहे हैं तो शायद उनको फ्री गाइडेंस मिल बिल्कुल सके। फ्री गाइडेंस। सो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। कपिल जी अ, आज हमारे बीच में फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। कपिल जी, पहला एग्जाम्पल आप ये कौन सा लेना चाहेंगे? कौन ये हाँ, नेटिव था ये और क्या? जी, क्या मैं इसको लोशु समझूं? लोशु ग्रिड का चार्ट है आपका ये हाँ जी, इसका ये लोशो ग्रिड का चार्ट है। जी, ये बताएं। लोशो ग्रिड का चार्ट है। और ये बच्ची मेरे पास आई थी जब ये 10th स्टैंडर्ड में थी। तो 10th स्टैंडर्ड में थी तो इनको मैंने गाइड किया था कि बेटा आपने नॉन मेडिकल को ऑप्ट करना है। अगर इस बर्थ चार्ट में हम देखेंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इसको हम मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्ट नहीं करते। इसका बर्थ नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर 6 है, दैट टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और इसने मेरी हर इंस्ट्रक्शन सॉरी, को। मैं रोकना चाहूंगा आपको, माफ कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, कई ऐसे भी लोगों के जो पहली बार लोशु को देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर के खाने हैं, नीचे के हैं, और ये इनको एक बार आप बता पाएंगे कि एक जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन, सो दैट हाँ। लोग कनेक्ट हो सके जो आप बता रहे हैं उससे। देखिए ये हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होती है, ये हमारा जो लोशो ग्रिड का पैटर्न है, इसके अंदर जितने भी ये सामने अगर आप देखेंगे, जहाँ पे 999 है, 2 है, 8 है, 1 है, 666 है, जी, ये सारे के सारे जितने भी खाने हैं या हाउसेज हैं, इनमें नंबर्स होते हैं हमारे 492, 357 एंड 816। जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, हम उनको एप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर फिल करते हैं। अब इससे क्या होएगा, कुछ खाने आपके भरेंगे, कुछ खाने आपके खाली रहेंगे। और उसके बाद हम बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी ऐड करते हैं इसी पूरे बर्थ चार्ट में। फिर उसके बाद हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि कौन से नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में अवेलेबल हैं और कौन से नंबर मिसिंग रह गए। नो डाउट जो मैं नंबर्स एग्जांपल, आपके मिसिंग। आपके वाले एग्जांपल कपिल जी, सॉरी लेता हूँ। ये हाँ जी, 26 सितंबर 1996 की ये नेटिव है, तो हाँ आपने जी, इसका बर्थ नंबर मतलब 26 का BN 268 बनाया। सिक्स ठीक एट है। बनाया है। हाँ एंड जी, जो DN है, डेस्टिनी नंबर है, इन सब का योग, द टोटल ऑफ 26 योग बनाया है। सितंबर हाँ जी, 1996। जी, हाँ आगे जी। कंटिन्यू करें आप प्लीज। तो और ये जैसे ही हमने इनके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी हमने ऐड किया बर्थ चार्ट के अंदर, वहां से हमने इस चीज को वैल्यूएट करना है कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट फील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डेटिव। और इसको हम सबसे पहले फोकस करते हैं डेस्टिनी नंबर से। देखिए डेस्टिनी नंबर एक फिक्स्ड आइटम है, वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल है हमारा बर्थ नंबर, क्योंकि कर्म हमने उसी से करना है। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो 6 नंबर को मैंने सामने रखता हूं, तो मैं हम इसको कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से। और 8 नंबर क्या है, इंजीनियरिंग का नंबर है। तो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ये बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में अगर जाता है तो बहुत एक्सेल करता है। और ये अपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉपर रही हैं अपने बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और इनकी प्लेसमेंट डायरेक्टली रिलायंस के जियो के अंदर हुई थी पहले, जो कॉलेज से हुई थी। उसके बाद शायद अब इन्होंने चेंज किया है, अभी गुड़गांव में ये पोस्टेड है बेटी वहां पे। तो तो सर, और आपने बहुत अच्छा। आपने भी कहा कि बर्थ नंबर उसका 8 था, एक टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा था, और हाँ जी, डेस्टिनी इसका 6 था, और ये दोनों आपने एवल्यूएट करके इसको सुपर हाँ जी, इम्पोज करके भी चेक किया एक एक नंबर को जो बर्थ डेट में है। एंड यू हाँ जी, फाउंड कि इसमें इंजीनियरिंग का योग तो है, लेकिन कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काइंड ऑफ। हाँ जी, जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का। और
और मैं जितनी बार भी वो बच्चा कभी मेरे पास आता था, हमेशा खुश रहना उसने कि मेरे को अपनी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट मिल गए हैं जी, और बहुत मजा आया। आज वो जॉब में है तो शी इज वेरी सेटिस्फाइड। आजकल खैर कोरोना की वजह से वो उनका वर्क एट होम चल रहा है सारा। जी, लेकिन अगर किसी बर्थ चार्ट को देखेंगे, हमारा सबसे पहले फोकस होता है डेस्टिनी नंबर पे, कि डेस्टिनी नंबर हमसे क्या डिमांड कर रहा है। जो हमारा लाइफ पाथ नंबर है, ये किन किन प्रोफेशंस को लेके चलता है। उसके बाद ये जो प्रोफेशंस है उनको करना किसने है, वो हमारा बर्थ नंबर है। जैसे 8 है इसके अंदर, तो 8 एंड 6 जो जोड़ी बनी है, जो कॉम्बिनेशन बना है, इनको कौन सी फील्ड बर्थ चार्ट से लिंक कर रही है। जी, फिर आगे चल के हम इसका माइक्रो एनालिसिस करते हैं। ये तो एक ब्रॉड पिक्चर होगी कि 8 एंड 6 कॉम्बिनेशन है, तो इनके लिए ये वाली फील्ड सूटेबल है। लेकिन वो फील्ड के अंदर फिर हम सब फील्ड देखेंगे, माइक्रो एनालिसिस में जाएंगे कौन-कौन से है। अब अगर इस बर्थ चार्ट को देखा जाए तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप लेके चले ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री भी है। तो इस तरह की काफी सारी फील्ड्स हैं। उसमें हम बच्चे का इंटरेस्ट पहले चेक करते हैं कि बच्चे का और इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपने ट्रैवल एंड कहा टूरिज्म कि फील्ड के अंदर है। हर नेट सर आपने कहा कि हर नेटिव के लिए उसके बर्थ नंबर से कई ऑप्शंस होते हैं, बट यू पर्सनली वुड हाँ, वांट टू चेक विद द पर्सन, उस बच्चे के साथ उसका क्या हाँ, इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड। उसका क्या इंटरेस्ट है? सर एक बिल्कुल। एक बड़ी बिल- एक 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 सेइंग भी कह लीजिए और अप्रीहेंशन लोगों के माइंड में काफी है। ये जो 26 नंबर है ना और 8 नंबर है, हाँ जी, शायद मैं भी उस हाँ जी, योगदान करा है, मैंने भी कुछ गलत सही जो भी है अपने अनुभव पे। इस तरह के लोग सफरेंस बहुत करते हैं, बहुत सफर करते हैं, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ हो। इसके करियर में आप बहुत स्मूथ देख पा रहे हैं, आपके जो नेटिव है ये। करेक्ट, सो कुछ करेक्ट। कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अब मैं इस पे आता हूँ। अगर ये जो 8 नंबर है, इसके क्रिएटर कौन है? नंबर 2 एंड नंबर 6। जी। नो डाउट। स्टडीज के मामले में अगर ये एग्जैक्ट स्टडी के या अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स पे ना होती हुँ, ये बेटी, तो इसको अप्स एंड डाउन्स का वही सामना करना पड़ता जो शायद हिस्ट्री में मैंने सहा था। जी, बाकी लोग जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ पे जब आप उसको लिंक कर दोगे सही रास्ते पर, तो जो ट्रफ एंड क्रेस्ट बनती है हमारे सीसा की पूरी, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। रहेगा तो सही, इम्पैक्ट तो आएगा। जी। 100% इम्पैक्ट खत्म नहीं होएगा 26 के 8 का। हुँ, हुँ, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। समझा। अभी तो खैर बच्चा छोटा है, अभी तो उसकी मैरिज भी नहीं हुई है। मैरिड लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट 26 का आना है, वो तो लाज़मी बात है। हुँ। तो उसका हम अभी उसके अपने आज की डिस्कशन में लिंक नहीं करेंगे उसको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। So, thank you, and congratulations for making career at least of one native, which is apparent to the public at large. Moving on to हाँ। the next student आपके जो रहे हैं और ये जो बच्चा है, ये भी मेरे पास ये तब आए थे जब इन्होंने, हाँ, ये भी 10th स्टैंडर्ड में आए थे। जी, इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इस बच्चे का इंटरेस्ट शुरू से उन सब चीज़ों में होता था कि मुझे कहता है अंकल के मेरे को ना ऐप्स बनाने का शौक है, कि जो एप्लीकेशंस होती हैं। तो एप्ली अब इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर मैं लिंक देखूँ तो यहाँ पे बर्थ चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो 3 नंबर जुपिटर प्लैनेट जो है उसकी प्रेजेंस पूरी नज़र आती है हमारे को, जो हमारे को एजुकेशन में कहीं न कहीं सपोर्ट करती है। और जो 5 नंबर डेस्टिनी नंबर है, ये हमेशा चेंज और एडवेंचर माँगता है। तो जितने बच्चे ये ऐप्स बनाने वाले हैं, इनको हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होती है। यहाँ बर्थ नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 5 है। तो 1 क्या हमें देगा? हमें रिकॉग्निशन देगा। 5 नंबर क्या हमारे को हमेशा कुछ ना कुछ वैरायटी, कुछ ना कुछ चेंज माँगता है। आज की डेट में खैर उसने ऐप तो नहीं बनाई, लेकिन अब उन्होंने 3-4 इंजीनियर्स ने मिलके कुछ ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, व्हिच विल हेल्प इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और वो चारों के चारों इंजीनियर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे पास आए कि हम ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं। तो मेरे को हमें ये बताओ कि हम चारों में से कौन-सा इंजीनियर ये इस कौन-कौन सी फील्ड के लिए सूटेबल रहेगा टीम के अंदर। फिर उनको मैंने वहाँ से सेग्रीगेट कर दिया कि किसने मार्केटिंग को फॉलो करना है, किसने डेवलपमेंट में फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों को भी हम बर्थ चार्ट से कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा कपिल जी, आपने मतलब हाँ, not only that the education is suggested to the natives,
but further career counseling and guiding also you've been doing. हाँ जी। That's a commendable job, sir. और शायद पिछले दिनों इनको पंजाब गवर्नमेंट के किसी बहुत सीनियर कोई थे जिन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इनको कॉल किया था और इनको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी दिया गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो बस नंबर 1 का इनोवेशन आपने देख पाए, और नंबर 5 की जो क्रिएटिविटी, समथिंग दे वांट टू एंड विश हाँ टू जी, क्रिएट, वो आप देख पाए, एंड हाउ दीज हाँ नंबर्स जी, आर बीइंग सुपर इम्पोज्ड इन योर लोशू, उसके हिसाब से आपने इनको करियर काउंसलिंग की। एक्सीलेंट। बिल्कुल। तो इसमें एग्रीकल्चर कहाँ से आया एकदम, मतलब दो इट मे बी वन ऑफ द सेक्टर्स दे आर रेंडरिंग सर्विसेज, ये कहीं उन्होंने कनेक्ट। एग्रीकल्चर में कुछ खुद नहीं करना है कुछ भी। एग्रीकल्चर की जो ट्रेडिंग है, उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो ट्रेडिंग है, ओके, उससे रिलेटेड टेक्निकल ये कोई सपोर्ट, चीज़ डेवलप कर रहे हैं। हाँ टेक्निकल जी, सपोर्ट बेसिकली। टेक्निकल सपोर्ट उसके अंदर है। जी सर, एक और मैंने काफी सुना है, मैं लोशू का बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, कि बहुत ज्यादा ये नंबरों का आ जाना लोशू में, जैसे 4 बार 9 आ गए या 3 बार 1 आ गया, दो इस चार्ट के अंदर, ये किसी तरह की हाँ जी। इम्पैक्ट को कम कर देता है, या इसको एक्सेस आना कोई निगेटिव लाइक माना जाता है? क्या आपका कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही है कि जितने बच्चे 1999 में पैदा हुए, क्योंकि मेरे पास बच्चे ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं उनकी बात जी करूँगा। जी जितने बच्चे 1999 में पैदा हुए, उन सबके बर्थ चार्ट में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 999 मिलेगा। और 9 का नंबर क्या है, मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, 9 का नंबर देता है हमारे को स्पीड, थॉट प्रोसेस की स्पीड देता है। जैसे ये बढ़ते हैं, हमारी स्पीड मतलब नंबर 9 का आ जाना लाइफ में स्पीड की आप बात कर रहे हैं, कि स्पीड काफी उनकी लाइफ में आ जाएगी। दैट्स रियली कमेंडेबल सर, सही आपने कहा। जी हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसकी स्पीड को बढ़ाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 बार 9 आने से क्या होता है, 999 से ही आपको ये चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति है जिसके चार्ट में 999 अगर आता है, 999 से ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, तो कॉन्फिडेंस को थोड़ा ओवर कर देगा, ओवर और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में, किसी भी चीजों को, ये ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो इन सही कहा। बच्चों को, जिन जिन के ये सारे बच्चे 99 के बॉर्न थे, पूरे जो इंजीनियर मेरे पास आए थे, जी तो इनको मैंने एक ही हिदायत दी कि याद रखना, अपने पैर जमीन पर ही रखना। ओवर कॉन्फिडेंस जहां पे आया, वहीं आप अपने प्रोजेक्ट को खराब कर लोगे। very much, sir. For why I'm saying thank you each time, because there's gratefulness is coming from these students, those who have got the right career in their life based on your advice. करेक्ट, Moving on to the next करेक्ट। chart, sir. 17th March 1998, birth number 8 and destiny 2. हाँ, इसको देख के बिल्कुल। मुझे आपकी याद भी आ रही है वैसे, एंड जी सर बताएं। अब क्योंकि जैसे जिस जहां आपको मेरी याद आ रही है, मुझे अपने बर्थ चार्ट की याद आती है। जी तो इस बच्चे को मैंने शुरू से गाइड किया था कि आपने इंजीनियरिंग की फील्ड को पकड़ना भी नहीं है दूर तक, किसी भी तरह से। जी क्योंकि स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती अगर आप सही लाइन में नहीं है। जी तो इस बच्चे ने शुरू से ही एक बात की थी कि मैंने इसको एक ही हिदायत दी थी जब ये 9th 10th में था, क्योंकि इस बच्चे को मैंने काफी अरसे से देखता आया हूँ। इनको मैंने कहा था कि आपने कॉमर्स या फाइनेंस के साथ ही जुड़े रहना। अगर आप देखेंगे 8 नंबर क्या है, हमारा लीगल सेक्टर को भी बिलोंग करता है और हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी करता है। तो 2 नंबर क्या है, हमारे मन की सोच। अगर आप देखो यहाँ पे कितना विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर दोनों आपस में फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। जहां पे 8 नंबर को हम लोहा मान के चलते हैं, वहीं डेस्टिनी नंबर को हम पानी मान के चलते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड को पकड़ेंगे तो पानी में जंग लगेगा, अगर आप पानी की फील्ड को पकड़ेंगे तो लोहे ने जंग लगा देना। कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज, अब यहाँ पे बात आएगी कि आप प्रोडक्ट लाइन को नहीं चूज कर सकते, यहाँ पे आप सर्विस सेक्टर को चूज कर सकते हैं। जी क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड अगर आप सही फील्ड पकड़ेंगे तो 8 और 2 का कॉम्बिनेशन आपको विनिंग पोजीशन पे ले जाएगा। इस बच्चे ने क्या किया, 11th और 12th तो कॉमर्स से की, और उसके बाद दिल्ली के बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज से इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया वहां से, और बड़ी अच्छी पोजीशन से। ये डीपीएस की स्टूडेंट है दिल्ली की। उसके बाद
सेंट स्टीफन शायद कॉलेज से इन्होंने वहां से किया था। जी। और आज ये फिर उसके बाद मास्टर डिग्री करने के सिंगापुर गई हैं। अब ये वहां पे इंटर्न कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो एक्सीलेंट। हमने जिस बच्चे को हमने उस टाइम गाइड किया था, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा किसी दिन सिंगापुर में जाके भी मास्टर डिग्री में अपने आप वहां पे लेके जाएगा। So you feel proud doing this kind of counseling जिसमें आपके जो गाइडेड बच्चे हैं वो अलग अपना करियर में एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और जो हमारा ये वाला एपिसोड है, मैं कहूंगा कि इसको न्यूमरोलॉजी एंड एजुकेशन से मैंने इसलिए जोड़ा है कि न्यूमरोलॉजी इन द राइट एंड ट्रू प्रोस्पेक्ट कैन 100% guide the student at the right age if the guidance is given appropriately. कपिल जी, ये एपिसोड नंबर 3 है न्यूमरोयोगी का, और आप अगला एपिसोड जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं, बिल्कुल इसके बाद एपिसोड नंबर 4, वो न्यूमरोलॉजी एंड प्रोफेशन के ऊपर होगा। सो थैंक यू वेरी मच कपिल सर फॉर गाइडिंग अस, गाइडिंग थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस ऑफ न्यूमरोयोगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।